नमस्कार। आज बच्चों हम विश्लेषणात्मक अध्ययन और प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद का यह जो पाठ है, प्रतीकात्मक पाठ है, स्वतंत्रता की हमें प्रेरणा देता है, आजादी का महत्व समझाता है पशुओं के माध्यम से कि मूक पशुओं को भी आजादी प्रिय होती है, हम तो इंसान हैं। ठीक है, तो वीणा वादनी चैनल पर देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करके जाना। बहुत मेहनत लगती है, 8 से 9 घंटे लगते हैं एक पीपीटी वीडियो बनाने में। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि कम से कम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। देखते हैं और साथ में आसान सी ट्रिक बताऊंगी कैसे कम समय में हम किस तरीके से प्रश्नोत्तर परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। अमर रचना है बच्चों। कहानी के 2 हिस्से अगर हम माने, वैसे तो प्रेमचंद जी ने 5 हिस्सों में कहानी लिखी है और ये विस्तृत कहानी है। संक्षिप्त में 2 हम हिस्से कर रहे हैं। गहरी मित्रता और आत्मीयता पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और मूल्य। पहले हिस्से में मूक भाषा में संवाद, हमें दोनों बैल हीरा मोती जब एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं, वहां से हमें पता चल रहा है। और अटूट भाईचारा, काम के दौरान एक दूसरे का बोझ खुद उठाने की कोशिश करना, साथ में भोजन करना, मुसीबत में साथ न छोड़ना। कांजी हाउस वह जगह होती है जहाँ पर आवारा पशुओं को, लाचार पशुओं को, बीमार बूढ़े पशुओं को कैद कर दिया जाता है और जहाँ से उन्हें कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। तो वहाँ मोती ने हीरा के बंधे होने के कारण खुद भागने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनमें गहरी मित्रता थी, अपनापन था। एक को मुसीबत में छोड़ के दूसरा नहीं जाना चाहता था। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह कैसे पता चलता है ना? गया के अत्याचारों का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए बार-बार भागने का प्रयास करना। एकता में शक्ति कैसे दिख रही है? हीरा और मोती ने मिलकर एक शक्तिशाली सांड को युद्ध में पराजित किया, तो वह दोनों ने मिलकर अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया। स्वतंत्रता की कीमत, कहानी सिखाती है कि आजादी गुलामी आजादी गुलामी से बड़ी होती है और आसानी से यह नहीं मिलती। हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जी जान से जुटना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, लमही में प्रेमचंद जी रहते थे। यह वाराणसी में लमही नामक स्थान पर यह उनका बना हुआ घर है। यहाँ संग्रहालय बना दिया गया है, हालांकि जर्जर अवस्था में है। कुछ खास विकास इस स्थान का नहीं किया, जो कि हिंदी के महान साहित्यकार हैं। सरकार को और इधर ध्यान देना चाहिए। ये सोजे बदन जो उनकी पत्रिका थी, जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। प्रेमचंद का जीवन परिचय देखते हैं। प्रेमचंद जी 1880 से 1936 तक रहे। मुंशी उनका निकनेम था। कुछ समय क्लर्क की पोस्ट पे काम किया, फिर अध्यापक रहे विद्यालय में और प्यार से सब उन्हें मुंशी जी कहते थे। लेखा जोखा अच्छा रखते थे ना, इसलिए। हिंदी और उर्दू के यथार्थवादी कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उन्हें आधुनिक हिंदी कथा साहित्य का पितामह और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके लेखन ने भारत में सामाजिक न्याय, गरीबी, स्त्री स्थिति और औपनिवेशिक शोषण पर नई दृष्टि दी। औपनिवेशिक शोषण मतलब जो देश गुलाम रहा था, इंग्लैंड ने उपनिवेश अपने स्थापित कर लिए थे, मतलब उपराज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया, लोगों को गुलाम बना लिया। तो वह क्या था? एक औपनिवेशिक शोषण था ना इंडियंस का। तो उसको लेके इन्होंने अपना एक मिशन और विजन स्पष्ट किया है। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय के नाम से ही ये लिखते थे, शुरू में उर्दू में लिखते थे। 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का इनकी पैदाइशी है। 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में इनका निधन हुआ। भाषाएं हिंदी और उर्दू थी। प्रसिद्ध कृतियां दान, गवन, निर्मला, सेवा सदन, कफन, ईदगाह, गोदान है ये। शतरंज के खिलाड़ी, गो छुप गया है बच्चों। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लमही गांव में जन्मे प्रेमचंद के पिता मुंशी अजायब लाल डाक विभाग में कार्यरत थे। बचपन आर्थिक कठिनाइयों और माता पिता के असमय निधन में गुजरा। उन्होंने शुरुआती शिक्षा उर्दू फारसी में ली। किशोरावस्था में ही शिक्षण कार्य आरंभ किया। गरीबी और संघर्ष ने उनके लेखन में जनजीवन की सच्चाइयों को केंद्र में रखा। साहित्यिक यात्रा। प्रेमचंद ने
आरंभ में नवाब राय नाम से उर्दू में सोजे वतन 1908 में प्रकाशित की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने देशभक्ति भड़काने के आरोप में जब्त कर लिया। जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम की सलाह पर उन्होंने प्रेमचंद उपनाम अपनाया। मुंशी शब्द उनके शिक्षक पेशे या फिर कह लीजिए कि उन्होंने थोड़ी सी क्लर्की की, हंस पत्रिका का संपादन भी किया, निकनेम समझ लीजिए, जिसके बाद यह नाम स्थायी हो गया। विषय और शैली उनके लेखन में हालांकि ग्रामीण संस्कृति झलकती है, सहज सरल जैसे वो थे, तो कहानियों में सहजता सरलता, ग्रामीण परिवेश का पुट सांस्कृतिक परिवेश भारत का देखने को मिलता है। सामाजिक यथार्थ और नैतिक संघर्ष है। गोदान में ग्रामीण किसान की दुर्दशा, निर्मला में स्त्री जीवन की वेदना और कफन में मानव करुणा की चरम स्थिति दिखती है। सरल भाषा, लोक जीवन की सजीवता और समाज सुधार की दृष्टि उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत प्रेरित होकर उन्होंने 1920 में सरकारी नौकरी त्याग दी और लेखन को जनसेवा का साधन बनाया। 1934 में उन्होंने फिल्म मिल मजदूर की कहानी लिखी, जो प्रतिबंधित हो गई। 1936 में गोदान के प्रकाशन के तुरंत बाद जलोदर रोग से उनका निधन हुआ। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं और उनके नाम पर पुरस्कार व संस्थान स्थापित हैं। प्रेमचंद का साहित्यिक कुतुबनुमा है ना, एक ये है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, समाज में स्त्री दुर्दशा, असहयोग, आंदोलन में सक्रिय भाग, दलितों का शोषण। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। यहाँ इस माइंड मैप से हमने समझाया है कि प्रेमचंद कैसा लिखते थे, उनके लेखन की क्या विशेषता रही है। सहिष्णुता और विद्रोह का पैमाना। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। पाठ के संदर्भ में जो की पॉइंट है पाठ के, अत्यधिक सहिष्णुता, सुख दुख हानि लाभ में एक समान, भारतीयों के अफ्रीका में दुर्दशा, परिश्रम और असंतोष, कड़ी मेहनत पर कभी कभी अड़ियल होना, आक्रामकता, अनायासी क्रोध होना। प्रतिरोध की शारीरिक रचना, हीरा बनाम मोती। हीरा कैसा है, दृष्टिकोण उसका सहनशील दार्शनिक है। रणनीति क्या है उसकी, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। राजनीतिक प्रतीक किसका है, हीरा गांधीवादी अहिंसा और सविनय अवज्ञा का वह प्रतीक है। मोती भी प्रतीकात्मक है, यह किसका प्रतीक है और उसका दृष्टिकोण की खासियत, मोती आक्रामक आवेगपूर्ण है, लाइक जो हमारे भारत में क्रांतिकारी हुए हैं। रणनीति, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, टिट फॉर टैट। राजनीतिक प्रतीक क्या है, उग्र क्रांतिकारी विचारधारा। मूक भाषा, अटूट संपर्क और साझा उद्देश्य, ये प्रतीक हैं। सत्ता और नियंत्रण के दो प्रतिमान कौन से इस कहानी में आए हैं, वे दो चरित्र हैं, झूरी और गया। देखिए पात्रों का चरित्र चित्रण भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है और पाठ की प्रतीकात्मक भाषा कैसी रही है वो भी यहाँ पर स्पष्ट है। तो झूरी व्यवहार, स्नेह और आत्मीयता का झूरी का है। फूलों की छड़ी से भी न छूना, इससे पता चलता है कि झूरी का नियंत्रण शैली क्या रही है। प्रतिक्रिया, बैल काम में चौकस और वफादार। प्रतीक, स्वशासन और सह अस्तित्व, यह स्वशासन और सह अस्तित्व का झूरी जो पात्र है प्रतीक है। गया जो पात्र है वह किसका प्रतीक है, शोषण और कठोरता का। मोटी रस्सियां, डंडे की मार और सूखा भूसा। प्रतिक्रिया, डंडे खाने के बावजूद कदम न उठाना, पूर्ण असहयोग, है ना। मतलब जो हीरा मोती हैं वो गया के शोषण से डरते नहीं हैं। और ये गया किसका प्रतीक है, औपनिवेशिक दासता का, अंग्रेजों का, मुगलों का। सहानुभूति का अटूट धागा कैसे पता चल रहा है कहानी में, जब वो छोटी लड़की जो है
विपत्ति में है, माँ बाप नहीं, अनाथ है, तो विपत्ति में वो साझीदार है, उसे दो बैलों की पीड़ा समझ आती है और वो एक समान लगती है अपनी पीड़ा से तुलना करते हुए। लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ मारती थी, वह बैलों के लिए रोटी प्रेम से खिलाती है, भले उनसे उन बैलों की भूख तो नहीं मिटती थी, है ना, प्रेम का प्रसाद था बस। एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। विद्रोह का प्रेरक, आपसी सहानुभूति ही स्वतंत्रता की कुंजी है। सांड से युद्ध और संगठन और रणनीति, है ना, दोहरी मार रणनीति रही ना, एक तरफ से वो हीरा मारेगा और एक तरफ से मोती, एक सामने से मारेगा और एक पीछे से, कैसे वो संगठन करते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी। शत्रु कौन है, सांड है, पूरा हाथी है, संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, तजर्बा मतलब अनुभव। सिद्धांत क्या है इसका, कि संगठन, यूनिटी, है ना, संगठन, यूनिटी में ही पावर है, एकता में ही बल है। कांजी हाउस की दीवार कैद और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक है। मुर्दों की तरह पड़े जानवर, भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे किसके प्रतीक है, किसी के सामने चारा ना था, इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। जो आलसी कायर लोग हैं ना, समाज में आजादी के लिए प्रयत्न नहीं करते, ये पड़े हुए कांजी हाउस में जानवर उनके प्रतीक है। जो कुछ काम नहीं करते, न अपने लिए न दूसरों की भलाई के लिए, ये उनके प्रतीक है जानवर। गधों का डर, डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो कायरता के प्रतीक है, मूर्खता के प्रतीक है। हीरा की ज्वाला, दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, हृदय में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी, है ना। हीरा की ज्वाला, क्रोध, क्रांतिकारी भाव। बलिदान, दीवार गिराना, अब ये किसका प्रतीक है, पहली चोट हीरा का प्रहार, कठोर दंड और मोटी रस्सी। अंतिम प्रहार, मोती का दीवार गिराना और अन्य जानवरों की आजादी। स्वेच्छा से कैद, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, है ना। शहादत, आजादी व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होती है। निष्कर्ष क्या हुआ कहानी का, कि दिलाए बिना आजादी नहीं मिलती, संघर्ष करे बिना आजादी नहीं मिलती, है ना। कहानी के जो है निष्कर्ष, हीरा और मोती भारतीय जनमानस और क्रांतिकारी के ऐतिहासिक रूपक हैं, प्रतीक हैं। गया का घर, औपनिवेशिक शोषण, जहाँ पे चारा है, सुविधाएं हैं, लेकिन गुलामी है। बार बार रस्सियां तोड़ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, जो शांतिपूर्ण दल थे गांधी जी के जैसे, सत्य अहिंसा के पुजारी लोगों ने जो बिना शस्त्र उठाए आंदोलन की आजादी के लिए, वो बार बार रस्सियां तोड़ना उसका प्रतीक है। कांजी हाउस ब्रिटिश जेल का प्रतीक है। दीवार गिराकर रुक जाना किसका प्रतीक है, क्रांतिकारियों का सर्वोच्च बलिदान। तो बच्चों, यह कहानी पशुओं की ही नहीं बल्कि पराधीन भारत की उस अदम्य भावना की है जिसने यह प्रमाणित किया कि आजादी कोई उपहार नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष का परिणाम है। तो अब देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन और साथ में दो बैलों की कथा के जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन बैंक में लाई हूँ। इस पाठ पे आधारित बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बैंक मैंने भी बनाया है। आइए देखते हैं पहले एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। परीक्षा में 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न साहित्य से पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे और साथ में। तो सूर्यकांत, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, प्रेमचंद। दो बैलों की लेखक की है प्रेमचंद। हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, हीरा और मोती पछाई जाति के बैल थे। जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन मूर्ख किसे समझा जाता है, गधा को ना। झूरी के साले का क्या नाम था, गया। गया के घर में बैलों को रोटी कौन खिलाता था, है ना, भैरव की नन्ही बेटी, भैरव भी बोला गया है उसे। और ये भी बोला गया है भैरव। अब देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का प्रयोग पाठ के किस संदर्भ में हुआ है, झूरे की पत्नी के लिए, भारतीयों की सहनशीलता के संदर्भ में, कांजी हंस के चौकीदार के लिए, या फिर गया के व्यवहार के लिए। तो ये
मुहावरे का वह है भारतीयों की सहनशीलता के संदर्भ में, कि भारतीयों की सहनशीलता अब जवाब दे चुकी थी और अब उन्हें आजादी चाहिए थी। कांजी हाउस की दीवार टूटने पर सबसे पहले कौन से जानवर भागे? तो कौन से जानवर भागे पहले? हैं? घोड़ियां। सबसे पहले घोड़ियां भागी। हीरा और मोती को नीलाम करने वाला दड़ियल आदमी कौन था? में से कौन था? एक कसाई। प्रेमचंद के अनुसार पशुओं के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य वंचित है? तो वह उत्तर है मूक भाषा में विचार विनिमय की गुप्त शक्ति। दो बैलों की कथा मुख्य रूप से किस भावना से जुड़ी हुई है? आजादी के आंदोलन की भावना से। अब देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, योग्यता आधारित। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। मैं सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ इस पीपीटी में। आजादी सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। हीरा मोती के जीवन से इस कथन को सिद्ध कीजिए। हीरा और मोती ने आजादी के लिए निरंतर संघर्ष किया। पहले वे गया के घर से रस्सियां तुड़ाकर भागे, दोबारा पकड़े जाने पर उन्होंने गया के अत्याचारों का विरोध किया, सांड से मुकाबला किया और कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अन्य पशुओं को मुक्त कराया। अंत में कसाईयों के जंगल से भाग कर ही वे पुनः अपने घर झूरे के पास पहुंच सके। यह संघर्ष दर्शाता है कि आजादी पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हीरा के इस कथन औरत जात पर सिंह चलाना भूल जाते हो के माध्यम से लेखक ने स्त्री विषयक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाली है। मतलब औरतों को लेके, वो महिलाओं को लेकर उनका क्या नजरिया था प्रेमचंद का। तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति अत्यधिक सम्मान था। वे पशुओं के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जब मूक प्राणी भी नारी की गरिमा का ध्यान रखते हैं तो मनुष्य को हर स्थिति में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। नारी को समाज में त्याग और सहनशीलता का प्रतीक माना गया है। हीरा और मोती की मित्रता को संगठन में शक्ति है सिद्धांत पर कैसे तोला जा सकता है? हीरा और मोती ने अकेले लड़ने की बजाय हमेशा संगठित होकर चुनौतियों का सामना किया। सांड से मुकाबले के समय उन्होंने योजना बनाई कि आगे से वार करेगा और दूसरा पीछे से। इसी संगठित शक्ति के कारण वे अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली सांड को पराजित कर सके। कांजी हाउस में भी उन्होंने मिलकर एक दीवार गिराई जो संगठन की जीत का प्रमाण है। अब देखिए अगला प्रश्न, गधे को ऋषियों मुनियों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्या समाज के लिए इतना सीधापन उचित है? तो गधा अपने सीधेपन, संतोष और सुख दुख में एक समान रहने के गुणों के कारण ऋषियों के समान है। लेखक के अनुसार गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, फिर भी उसे बेवकूफ कहा जाता है। लेखक का तर्क है कि इस संसार में अत्यधिक सीधापन उचित नहीं है, क्योंकि इसी कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में अपमानित होना पड़ा। परोपकार के लिए स्वयं को संकट में डालना वीरता है। मोती के चरित्र के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। मोती एक निस्वार्थ और वीर पात्र है। कांजी हाउस में जब उसने दीवार तोड़ी तो वह स्वयं भाग सकता था, लेकिन उसने पहले अन्य असहाय जानवरों, घोड़ियों, बकरियों आदि को आजाद कराया। जब हीरा भारी रस्सियों में बंधा होने के कारण नहीं भाग सका, तो मोती उसे अकेला छोड़कर नहीं गया और खुद बेबंदी बन गया। उसका यह कार्य परहित और सच्ची मित्रता की पराकाष्ठा है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उपण आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डालकर डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख
उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? मूर्ख। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। बच्चों, यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी-कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसे अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्तों को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, कौंजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसके साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। अब देखिए, और लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब मनुष्य पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन में पशु और मनुष्यों के आपस बहुत ही गहरे और आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसकी थाना मतलब पशुओं को बांधने की जगह पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। इतना तो हो ही गया था कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया
था कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसे लिखने का तरीका देखिए, ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप लेखक और पाठ का नाम लिखेंगे। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे इसको पाठ के नाम को। में यह जो पंक्ति है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका अर्थ है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, दुखी थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें रोटी लाकर दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि कौन सा उत्तर सही है? क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अब ये देखिए रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, आप इनका अध्ययन करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर पढ़िए, भाषा और व्याकरण के भी प्रश्न हैं इसमें। ये देखिए मुहावरे, जी तोड़ काम करना, है ना, यानी कि बहुत परिश्रम करना, कठोर परिश्रम। भारतीय श्रमिक जी तोड़ काम करते हैं। गम खा जाना, यानी कि सहन कर जाना। भारत के मजदूर इतने स्वाभिमान है कि वे कम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। यह दुनिया ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। दांतों पसीना आना, क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया, यानी कि असंभव सा कार्य, कठिन कार्य। कसर उठाना, बालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते, अर्थात कोई कमी नहीं रखते हैं, है ना। आप लाइब्रेरी से जाकर उनकी और कहानियां पढ़ें बच्चों। गधा किस अर्थ में है, मूर्ख के अर्थ में है, ये और कुछ प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, इन्हें इनका अध्ययन कीजिए आप। ये कि इस पीपीटी में सारे ही लगभग प्रश्न हैं। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बना के उपस्थित कर दिया है, आप इनका फायदा उठाएं। अब देखिए एक क्रिएटिव प्रश्न है, हीरा और मोती की संगठित शक्ति का उदाहरण दें। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। हीरा और मोती की संगठित शक्ति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण विशालकाय सांड के साथ उनका मुकाबला है। जब उनके सामने एक मदमस्त और शक्तिशाली सांड आ खड़ा हुआ, तो उन्होंने समझ लिया कि अकेले लड़ना मौत को दावत देना है। इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मिलकर वार करने का निर्णय किया। उनकी रणनीति यह थी कि जब सांड हीरा पर झपटता तो मोती पीछे से उस पर हमला करता, और जब वह मोती की ओर मुड़ता तो हीरा उसके दूसरे पहलू में अपने नुकीले सींग चुभा देता। सांड को एक साथ दो शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था, जिसके कारण वह जख्मी होकर बेदम हो गया और गिर पड़ा। संगठित शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण कांजी हाउस की कच्ची दीवार को तोड़ना है। यहाँ भी उन्होंने एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया। पहले हीरा ने दीवार में छेद किया और बाद में मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे गिरा दिया, जिससे 9-10 बेसहारा प्राणियों की जान बच गई। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि संगठन और आपसी सहयोग के माध्यम से कठिनतम चुनौतियों और शक्तिशाली शत्रुओं को भी पराजित किया जा सकता है।
ये पाठ की कुछ गतिविधि हैं, आप इनमें से करा सकते हैं, है ना। जैसे रोल मॉडल आप किसी पात्र पर एक्टिंग करवा सकते हैं, भाव लिखवा सकते हैं, सच्ची मित्रता पर अनुच्छेद लिखवा सकते हैं, मूल्य आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं कि सच्ची मित्रता क्या होती है, हीरा मोती से क्या सीख मिलती है, पाठ से आपने क्या नैतिक सीख ली, इत्यादि। अब एक ये आपके लिए प्रश्न, और सबसे पहले मैं आपको एक वो ट्रिक बताती हूँ जो मैंने एक कार्यशाला में सीखी थी कि कम समय में, जबकि इतने विविध सब्जेक्ट, इतने सारे विषय छात्र को पढ़ने पड़ रहे हैं आज के दौर में, तो वह मस्तिष्क रूप से मोबाइल, कंप्यूटर आदि चीजों से भी थोड़ा सा व्यथित, तो क्या कहूँ मैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे वीडियो गेम वगैरह, लेकिन डिस्ट्रैक्ट है, उनका ध्यान भटक चुका है। ऐसे में जरूरत है परीक्षा से पूर्व उन्हें कुछ ऐसे की पॉइंट्स याद रखने की, जल्दी से वो सारा पाठ रिवाइज हो जाए। तो इसके लिए आप प्लेन शीट लीजिए, A4 साइज, पाठ का नाम लिखिए, डैश लेखक का नाम लिखिए, कवि का नाम लिखिए, या और फिर उसके 4 कॉलम बना लीजिए। और सबसे पहले लिखिए उस पाठ के कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होंगे तो आपके उत्तर प्रॉपर नहीं माने जाएंगे। उनका अर्थ लिखो सामने प्लेन शीट पर। फिर उस पाठ की थीम लिखिए, क्या थीम है, वो पाठ किस थीम पर आधारित है, और पाठ के 3-4 मुख्य वाक्य लिख लीजिए जिनसे वो उदाहरण के तौर पे आप उनको कहीं भी अपने उत्तर में फिट कर सकें, थीम पता कर सकें। इतना करने के बाद फिर पाठ का मूल भाग या संदेश लिख कर याद कर लीजिए उसी शीट पर नीचे, और मुख्य पात्र कहानी का या पाठ का कौन है, मुख्य प्रश्न क्या है, सार क्या है, ये लिख लीजिए। इतनी एक एक शीट पर, हर पाठ के लिए एक एक शीट ऐसे बना लीजिए। आप निश्चित तौर आपको इससे बहुत मदद मिलेगी परीक्षा पूर्व तैयारी करने के लिए। सार निष्कर्षता आप तैयारी करेंगे, कम समय में करेंगे, और जब परीक्षा भवन में आप बैठे होंगे तो मनोवैज्ञानिक तरीका यह होता है कि ये जो प्लेन शीट होगी आपका माइंड रिफ्लेक्ट कर देगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां उत्तर देख कर लिख रहे हैं, आपका माइंड उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब वीणा वादनी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। शुभ दिवस।